जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर केस नंबर 2 के न्यूमेरिकल की ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर आपके पेपर में इस न्यूमेरिकल को घुमा सकता है, यानी वो ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपका पेपर मुश्किल हो जाएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम न्यूमेरिकल को समझते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये न्यूमेरिकल आपकी बुक के पेज नंबर 25 की एग्जाम्पल 1.7 से लिया गया है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप डेटा बनाएंगे। डेटा में दो चीज़ें, एक गिवन, दूसरी रिक्वायर्ड। गिवन चीज़ क्या है आपके पास, आपको ग्राम दिया हुआ है, आपने यूनिट से पता लगा लिया कि वो ग्राम क्या है। ग्राम मोल का यूनिट होता है क्या? ग्राम एवोगैड्रो नंबर का यूनिट होता है? नहीं, बल्कि ग्राम यूनिट होता है मास का। इसका मतलब आपको मास दिया हुआ है, तो आपने छोटा वाला m यानी स्मॉल m लिखा और मास को रिप्रेजेंट करके 9.2 ग्राम लिख दिया। फिर उसके बाद कैल्शियम का नाम दिया है। अब उसने कैल्शियम का नाम जो दिया, इसमें एक राज छुपा है, और वो राज ये है कि उसने आपको पेपर में आगे पीछे एटॉमिक मास कहीं ना कहीं दिया होगा, या तो सवाल के नीचे देगा या पेपर के आगे पीछे देगा। तो आपको वो एटॉमिक मास तलाश करना है और फिर उस एटॉमिक मास को यहाँ पे लिख देना है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, और चूंकि मैंने आपको बताया मोल के न्यूमेरिकल में एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास AMU में नहीं लेते, बल्कि हम ग्राम पर मोल में लेते हैं। और जब AMU से ग्राम पर मोल में उसका यूनिट चेंज करते हैं तो उसकी टर्म भी चेंज हो जाती है। इसको अब एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम नहीं, बल्कि इसको मोलर मास ऑफ कैल्शियम कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मोल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और मोल के न्यूमेरिकल में मोलर मास को ही लिया जाता है। अब आपको डेटा के अंदर मज़ीद चीज़ें गिवन नहीं मिल रही, यानी आपने सवाल बार बार पढ़ा, अब आपको और कोई चीज़ डेटा में नहीं मिल रही जिसकी आपको सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ठहरिए, आप एक बात भूल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था जहाँ आप नंबर ऑफ एटम्स देखें वहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर गिवन होगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू, यानी आपके दिमाग में वो कांस्टेंट वैल्यू है। और वो क्या है? वो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, दैट इज Na 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम है। तो यहाँ पर एटम्स आपने लिख दिया, गिवन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास रिक्वायर्ड का है। रिक्वायर्ड क्या है? मैंने शॉर्ट फॉर्म में REQ लिख दिया। वो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है, यानी आपने नंबर ऑफ एटम्स को मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स के बजाय मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ पार्टिकल भी दिया जा सकता था, लेकिन फ़िलहाल आपकी बुक की एग्जाम्पल एज इट इज़ ली गई, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं की। इसके सॉल्यूशन में आपको 2 स्टेप परफॉर्म करना है। वो क्या कि अगर आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास ये चीज़ गिवन है। जी हाँ, ये डेटा में गिवन है। ये चीज़ गिवन है? नहीं, ये तो रिक्वायर्ड है। और फिर ये मोल, क्या ये चीज़ गिवन है? जी नहीं, ये आपको गिवन नहीं है। इसका मतलब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने कुछ स्टेप करने हैं। सबसे पहले आप फॉर मोल की हेडिंग लगाएं और मोल का फॉर्मूला लगाएं। मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए, आपको मोल तो गिवन नहीं, लेकिन मोल का ऑल्टरनेट, नहीं मोल जिनके बराबर होता है, वो दोनों वैल्यूज़ गिवन है। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके मोल को बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है। क्या? 9.2 डिवाइडेड बाय 40। अब आप जब इस वैल्यू को, जो आपके पास 9.2 डिवाइडेड बाय 40 है, कैलकुलेटर से या रफ वर्क में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.23, और मोल का यूनिट MOL, मोल। जब आपने मोल फाइंड कर लिया तो अब आप इस बात के लिए अलाउ हो गए कि आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकें, वरना आपके पास मोल नहीं था, तो लिहाजा आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरा स्टेप, फॉर नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला ऊपर लिखा था, चाहे तो दोबारा लिखें, ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। मोल की वैल्यू ये जो निकाली है 0.23,
और एवोगैड्रो की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23। एवोगैड्रो को सॉल्व करने का तरीका पहले भी बताया था कि इसमें जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है आप इसको छोड़ दें और जो इसके अलावा है उसको मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो तो आप डिवाइड कर लें और उसके बाद जो आंसर आए एक्सपोनेंट को उसके साथ लगा दें। जब आप इस वैल्यू को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.384। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट एज इट इज़ लिख देना है और एटम मालूम किए थे लिहाजा एटम्स, और यहाँ पे भी लिखना चाहें तो लिखें नंबर ऑफ एटम्स। ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक और अहम बात इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करें या आप कहीं बुक में या किसी नोट्स के अंदर कोई अलग फार्मूला इसका देखें और आप परेशान हो जाएं कि सर ने तो हमें ऐसे न्यूमेरिकल नहीं बताए, ये कहाँ से फार्मूला आ गया। तो देखें, ये जो मोल है इस फॉर्मूले में, इसका फार्मूला क्या होता है, मोल का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लिहाजा अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करना चाहते हैं और आपने फिजिक्स की डेरिवेशन भी समझ ली है तो आप इसको इसकी जगह पर रख दें और फिर सब वैल्यूज़ को पुट कर दें, तब भी आपके पास आंसर बिलाखिर यही आएगा। बहरहाल हम एक एरर कम से कम करने होते हैं और हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं होता, इसलिए हम स्टेप वाइज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने को प्रिपेयर करते हैं। अब ये आंसर फाइंड आउट करने के बाद आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। आखिरी हेडिंग रिज़ल्ट की लगेगी और रिज़ल्ट किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। तो हमारे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, ये हमारे मोल के न्यूमेरिकल्स थे। उसका केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हम अच्छे से समझ चुके हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, किस तरीके से एग्जामिनर पेपर में ट्रिकी सवाल आपको बना के दे सकता है, ये तमाम केसेस हम डिस्कस करके आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा मोल का जो टॉपिक था फुल एंड फाइनल हो चुका है।